हेलो, मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह और आज के हम इस वीडियो में आरबीएससी क्लास 10 2025 के मैथ के पेपर को सोल्व करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि जिन्होंने आज ये एग्ज़ाम दिया होगा उनका पेपर बहुत अच्छा हो, और जो कोई आगे के लिए इस वीडियो को देख रहा हो तो उनका भी आगे जाके पेपर बहुत अच्छा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, एक एक करके सारे क्वेश्चनों को कोशिश करूँगा कि सही से समझाने की कोशिश करूँ और आपको समझ में आ जाए। और चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है 400 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल है। हमको इसके पहले 400 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ और 400 के हम कर लेते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड। अब हमको पता है 400 में भाग जाएगा 2 का, बचेगा 200। फिर 200 में 2 का भाग देंगे तो बचेगा 100। 100 में 2 का भाग देंगे बचेगा 50। 50 में 2 का भाग देंगे बचेगा 25। 25 में 5 का भाग देंगे बचेगा 5, और 5 में 5 का भाग देंगे बचेगा 1। तो हमने यहाँ पे जो ये 400 है इसको क्या लिख लिया, 2 की घात। देखो 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 2, यानी कि इनकी घातों का योग बताना है। 4 + 2 = 6। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बहुपद, यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो k का मान होगा। अब हमको पता है कि अगर हमको इसका एक शून्यक दे रखा है और इस बहुपद में अगर हम 3 का मान रखेंगे, 3 रखेंगे जैसे x की वैल्यू, वैसे ही इस समीकरण का इस बहुपद का नाम मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिससे हमको k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो कर लेते हैं एक बार। तो हमने मान लिया px = हमको दे रखा है 2x² + x + k, ठीक है। और यहाँ पे हमको x की जगह क्या पुट करना है, 2 लिख दिया मैंने गलती से। तो जैसे हम यहाँ पे जैसे ही x की जगह पुट करेंगे तो यहाँ पे px की वैल्यू हो जाएगी 0। इसलिए जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 = ठीक है, p3 जैसे पुट करेंगे हो जाएगा 0। तो 0 2 और 3 का स्क्वायर + 3 + k, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 का स्क्वायर तो हो जाता है कितना, 9, और 9 दूनी 18 + 3 + k = 0। और 18 और 3 कितने हो गए, 21। और जब प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो k की वैल्यू जाएगी -21। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है क्या कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई अंक x है। इकाई अंक तो क्या है, x, और दहाई अंक क्या है, y। तो अभिष्ट संख्या जो है हमारे पास yx हो गई। और हमको पता है विस्तृत रूप में जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 10y + x, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ए। क्वेश्चन नंबर 3 का, फर्स्ट का 3 जो है इसका क्वेश्चन हो जाएगा ये। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को दे रखा है कि ABC ट्राइंगल ABC और DEF दोनों क्या है, समरूप है। और AB हमको दे रखा है 10, AB हमको दे रखा है 10, और DE हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो BC अनुपात FE हमको EF निकालना है, ठीक है। हमको पता है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF की, ठीक है। अब हमको पता है जब कोई चीज़ समरूप होती है, जब भी कोई 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AB बट्टे के तो नीचे क्या आ जाएगा, D, AB बटा DE बराबर हो जाएगा BC बटा EF = लास्ट में आ जाएगा AC अपॉन में DF। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, BC और EF की, और हमको AB और DE। तो हमको देखो यहाँ पे दे रखा है AB अपॉन DE, ठीक है। BC अपॉन EF हमने यहाँ पे रख लिया। हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में AB की वैल्यू दे रखी है 10 और DE की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हमको ये दोनों रेशियो को दे रखे हैं और हमको ये दोनों रेशियो का वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों के अनुपात निकालने हैं। तो हमने देखा AB हमको दे रखा है 10 और DE हमको दे रखा है 8 बराबर BC बटा EF। जैसे इसको कट करेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 5:4, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा द, ठीक है। तो इसका D या फिर द जो बोल देते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्या कि मूल बिंदु O 0,0 से बिंदु P -3,4 की दूरी है। तो हमको पता है यहाँ पे सीधे सीधे हम दूरी सूत्र लगाएंगे और इसके क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो हमको OP की दूरी निकालनी है। तो
तो अंडर रूट में लिख देंगे। हमको ऐसा फॉर्मूला पता ही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 ये हो गया -3 माइनस 0 -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसको सोल्व करेंगे हमको पता है -3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो जैसे इसका सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जाएगा √25 और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 5। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 6th क्वेश्चन है हमारे पास में क्या कि कोसेक, 6th क्वेश्चन हमको दे रखा है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री। आपको अगर याद हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 45 डिग्री का थीटा की तरह वैल्यू पुट कर दो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 के। तो हमको पता चलेगा 6th का आंसर क्या हो जाएगा बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ से हमसे कह रहा है कोई भी एक ऊर्ध्वाधर खंबा हमको दे रखा है जिसकी ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर है। तो हमसे बोल रहा है कि आगे तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो हमको इस थीटा को वैल्यू बताना है। हमको पता है ये भी x है और इसको भी x मान ले। तो हमको पता है tan थीटा इक्वल टू में होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसका x है और आधार भी कितना है x कट जाएगा 1। तो हमको पता है tan थीटा की वैल्यू 1 किसके लिए होती है tan 45 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया 45 डिग्री। तो इसका आंसर नंबर हो गया द 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको हमने द ऑप्शन इसका टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है क्या एक बिंदु P से एक वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो इसको चित्र को बना लेते हैं एक बार। ठीक है, ये कैसे बनेगा देखो कि हमको दे रखा है क्या 7th क्वेश्चन और क्वेश्चन में हमको दे रखा है एक बिंदु P से एक वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई। तो हमने देखा ये एक वृत्त बनाया हमने, ठीक है, और इसका एक बिंदु P ले लिया। बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई तो कितनी हो गई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके केंद्र से बिंदु P की जो दूरी है वो दे रखी है हमको 25 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है इसकी त्रिज्या निकालो और हमको पता है जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर इसको PQ नाम दे दूं, ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा और समकोण त्रिभुज का हमको पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण हमको पता है। अब इसको चाहे तुम आधार मान लो, इसको चाहे लंब मान लो। तो हमको आधार लंब और कर्ण पता है, हमको आधार का मान चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण तो हो गया OP का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर यानी कि QO का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। ठीक है, OP हमको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ हमको नहीं दे रखा तो QO हम इसको QO ही ले लेते हैं और QP हमको दे रखा है 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और QO का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, अब ये 576 प्लस का इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का। तो 625 माइनस 576 576 QO या फिर OQ स्क्वायर कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और हमको पता है यहाँ पे जब जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 49। तो QO स्क्वायर इज इक्वल टू 49 स्क्वायर है इधर है तो इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा। तो QO इज इक्वल टू अंडर रूट 49, इसकी वैल्यू कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे A 7 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल है। अब हमको त्रिज्या दे रखी है तो हमको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे हमको इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए तो उस पाई आर स्क्वायर में किसका भाग देंगे 4 का भाग दे देंगे। तो बस इसको कर लेते हैं सोल्व फटाफट से। तो हमको पता है क्षेत्रफल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे बस ओनली। तो क्षेत्रफल का सूत्र हो गया हमारे पास में, वैसा तो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमको चतुर्थांश का चाहिए तो इसमें भाग दे दिए 4 का। तो बराबर 1/4 पाई की वैल्यू हो गई 22/7 गुणा आर हमको दे रखा है 7 गुणा 7। तो 7 एकम 7 7 एकम 7। ठीक है, इसके बाद में अगर कट करें तो हमको 2 दूनी 4
और ये 11 बार कट गया। ठीक है, अब 11 7 77, 77 में भाग देना है हमको 2 का, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 है ना, 2 8 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए। 9th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो देखो हमको शंकु का क्या दे दिया है, शंकु की हमको त्रिज्या दे दी जो कि है 14 सेंटीमीटर। हमको इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान दे दिया जो कि है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे इसका क्या पूछ लिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमको इसका सूत्र पता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू तो हो गई 22/7, आर की वैल्यू हो गई 14, एल की वैल्यू हो गई 10। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 10, तो कितना हो गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमको सबको पता है कि घटना, कोई भी घटना जब घटित होती है तो उसकी प्रायिकता का मान जो होता है पी जो होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर या 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो इसमें हम चेक कर लेंगे किसका मान 1 से छोटा या फिर किसका मान 1 से बड़ा आ रहा है, तो उसका मान नहीं होगा। तो जैसे हम देखें 2/3 करते हैं, 2/3 करते तो 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, तो भैया ये प्रायिकता हो सकती है। लेकिन 3/2 का आंसर अगर हमको पता है 3/2 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1.5, और हमको पता है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बे। ठीक है, 3/2। आगे दे रखा है, 2 परिमेय संख्याओं के लिए HCF और एलसीएम 2 संख्याएं हमेशा होनी चाहिए। देखो जब भी 2 परिमेय संख्या है और उसके HCF और एलसीएम दोनों अगर बराबर हैं तो पक्की बात है वो संख्या होगी समान। तो इसमें 12वें का आंसर हो जाएगा क्या, समान, यानी कि बे। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है तो कमेंट्स कर देना, तो इसको मैं डिटेल वीडियो में समझा दूंगा कभी। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्य के गुणनफल क्रमशः 5 व 6 है तो द्विघात बहुपद है। शून्यकों का हमको योग दे रखा है और शून्य का गुणनफल दे रखा है, यानी कि अगर हम ध्यान दें अल्फा प्लस बीटा हमको दे रखा है 5 और अल्फा इंटू बीटा हमको दे रखा है 6। तो ये वाला हमारा 13वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमको पता है जब भी द्विघात बहुपद पता होता है तो उसका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बहुपद पूछ रहा है, इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो x² पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 5, तो 5x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, के किस मान के लिए समीकरण युग्म अल्फा प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 को कोई हल नहीं होगा। अब हमको पता है कोई हल नहीं होगा, इसके लिए हमको, अब आपको पता होना चाहिए कि जब कोई हल नहीं होता है तो दोनों रेखाएं होनी चाहिए समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं का हमसे पता है जब समांतर रेखा होती है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो a1 की वैल्यू तो हो गई है 1 और a2 की वैल्यू हो गई है 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू हो गई है k, b2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू हो गई है 1, और ऐसे ही b2 की वैल्यू हमको दे रखी है k इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, c1 हो गया -4, c2 हो गया -3। तो हमको तो नॉट इक्वल टू है तो इससे कुछ काम ही नहीं है, तो हमको पता चला कि ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो k इज इक्वल टू में क्या जाएगा 2, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, जो रहेगा सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 15th क्वेश्चन जो है उसमें हमको 2 डायग्राम बना के दे दिए हैं, और यहाँ पे हमसे कह दिया है कि EF का मान ज्ञात करो, है ना। EF का माप हमको बताना है, तो
तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए भी हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ इनके बीच का एंगल और 2 साइड्स। तो अगर हम इनका हमको किसी भी तरीके से अगर इन दोनों ट्राइंगल को मैं समरूप सिद्ध कर दूं, तो समरूप सिद्ध करने के बाद में हमको ये पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जैसे हम संगत भुजाओं के अनुपातों को बराबर कर लेंगे तो हमको EF की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसको देखो शॉर्ट में, अभी हमको ज़्यादा डिटेल तो यहाँ पे देनी नहीं है, तो बस तुरंत इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपसे। फिर देखो AB बटा DE मैंने लिखा इज इक्वल टू, इसके बाद मैंने लिखा मैंने AC बटे में DF इज इक्वल टू BC बटे में EF। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सबके अनुपातों को चेक करें तो AB की वैल्यू हमको दे रखी है मान 2, DE का मान दे रखा है 3 बराबर, AC का मान दे रखा है हमको 4 और DF का मान हमको दे रखा है 6 बराबर BC बटा EF। हमको पता है इसको भी काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 2 बटा 3 हमको पता चल गया। और BC का मान और हमको दे रखा है तो इसका मान भी लिख देंगे एक बार हम 3 सेंटीमीटर, और EF हमको नहीं पता तो EF की जगह EF, तो ये 2 बटा 3 के बराबर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 3 हो जाएगा 9, और EF 2 से गुणा होगा तो 2 गुणा EF बराबर 9। EF इजकल टू में 9 बटा 2, और 9 बटा 2 जैसे ही हम करेंगे, सॉरी मैंने नीचे कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और 9 बटा 2 जैसे ही करा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 4.5। ठीक है, तो इसके बाद में हमको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16 क्वेश्चन, साइन 2a इजकल टू में 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर है। तो हमको a का मान रख के चेक करना पड़ेगा कि कब ये दोनों बराबर होते हैं। तो हमने जैसे ही 2 गुणा a यानी कि 0 रखा, तो 0 गुणा 2 0 साइन 0, और देखो साइन 0 का मान होता है 0, और 0 गुणा 2 भी क्या हो जाएगा 0, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री ए। ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कोस a इजिकल टू 12 बटा 13। अब हमको पता होना चाहिए क्या, जल्दी से एक मिनट रुको। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 17 क्वेश्चन, तो हमको कोस a दे रखा है 12 बटा 13। आपको लाल बटा का कैसे L बटा के ए से पता होगा। ये तो हो गया इसके लिए आधार, और ये इसके लिए हो गया कर्ण। तो हमको लंब का मान नहीं पता है, तो लंब स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे बचेगा 25 लंब का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर जब उसके ऊपर अंडर रूट लगेगा तो 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, तो लंब का मान कितना आ गया 5। हमको किसका मान चाहिए साइन a का, साइन हमको पता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है हमारे पास में 5 और कर्ण है हमारे पास में 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बटा 13 बोले तो 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर आंतरित कोण। अब हमको पता है देखो घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है 60 मिनट में तो बनाती है कितने डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण, इसलिए 1 मिनट में बनाएगी 360 बटा 60, 0 से 0, 6 कम 6 6 36, इसलिए 5 मिनट में कितना बनेगा 6 गुणा 5, 6 पंजे 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमको फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट होते हैं, और हमसे कह रहा है कि यदि 18, a, 10 समांतर श्रेणी में है तो a इजिकल टू में क्वेश्चन मार्क। अगर आपके पास में कोई AP हमको दे रखी है, उसका हमको 2 पद पता और उसके बीच वाला पद पूछता है, तो यहाँ पे सीधे हमको पता होना चाहिए कि हम क्या करेंगे 18 प्लस 10 करेंगे, और उसमें किसका भाग दे देंगे 2 का। 18 प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास में कितना 28, और 28 में 2 का भाग जैसे ही दिया जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि बिंदु
P 7,-3 और बिंदु Q 3,9 के मध्य बिंदु के निर्देशांक फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, अब हमको पता है सेकंड का है, ये सेकंड। ठीक है, हमको पता जब भी कोई मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछता है तो हमको P और Q दे रखा है और मान लेते हैं इसके बीच में एक O बिंदु है जो इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, जिसको हमने मध्य बिंदु मान लिया। तो P का निर्देशांक हमको दे रखा है 7,-3 और Q के निर्देशांक हमको दे रखे हैं 3,9 और हमको पता है मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो किसका सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 + x2 यानी कि 7 + 3 10 में 2 का भाग देंगे बचेगा 5, 4 माइनस का 3 है और 4 9 है और माइनस के 3 में 9 में से 3 घटेगा तो बचेगा 6 और 6 में 2 का भाग जाएगा तो बचेगा 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5,3। तो यहाँ पे आंसर जाएगा 5,3। फिर हमको दे रखा है साइन 60 डिग्री कोसेक 60 डिग्री। चलो इसको लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमको दे रखा है क्या, साइन 60 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे दो तरीके सॉल्व हो सकते हैं, या तो आप इन सब की वैल्यू पुट करो, नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री रहने देते हैं इंटू कोसेक किसके बराबर होता है 1/sin के। तो ये क्या हो गया 1/sin 60 डिग्री कोसेक 30 डिग्री। सेक किसके बराबर होता है 1/cos 30 डिग्री के। तो इससे कट गया बचा 1, इससे कट गया बचा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया आंसर 2। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते तो भी इसका आंसर 2 ही निकल के आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है एक ठोस अर्धगोले का व्यास हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकंड का कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकंड का फोर्थ। तो अर्धगोले का व्यास तो हमको दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो हमको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस। तो इसका सूत्र क्या होता है 3πr²। तो 3 × 22/7 गुना r का मान कितना है 7 × 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 तिया कितना हो जाता है 22 तिया हो जाएगा 66, 66 × 7, 7 42 का 2 हासिल गई 4, 7 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसमें डबलिंग। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछ रहा है बहुलक। ठीक है, अब हमको पता बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो उसका क्या होगा बहुलक होगा। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो 1 तो आ रहा है एक बार, 4 आ रहा है, देखो 1 2 3 बार। इसके अलावा कोई भी संख्या 5 आ रहा है 2 बार ही। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 4 है जो कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो वही इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये कह रहा है किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल का हमको वर्ग चिन्ह दे दिया और आपको पता है वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ वर्ग चिन्ह का सूत्र। ठीक है, देखो वर्ग चिन्ह क्या कहता है, वर्ग चिन्ह जो होता है उसमें होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको देखें इस वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह 17 हमको पहले से ही दे दिया है, वर्ग चिन्ह का मान हमको 17 पहले ही दे दिया है बराबर निम्न सीमा। यदि ऊपरी वर्ग सीमा 24 है तो निचली वर्ग सीमा फिल इन द ब्लैंक। तो निचली निम्न सीमा हमको निचली वर्ग सीमा दी है तो उसका x मान लेते हैं और ये हमको दे रखा है 24/2। तो यहाँ पे इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या हो जाएगा x + 24 और 14 दूनी कितना हो जाएगा 34, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, x बराबर 34 - 24, यहाँ पे कितना बचेगा 10। तो इसकी निम्न सीमा कितनी जाएगी 10। ठीक है, अब आते हैं हमारे अतिलघुत्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। और थर्ड का फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है
तो उस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो हमको देखो चाप की लंबाई का सूत्र जो पता है, ठीक है, वो क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू 2πr²। ठीक है, अब हमको इसमें चाप की लंबाई हमको पहले से ही दे रखी है, और कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई 22, थीटा हमको नहीं पता, तो थीटा की जगह थीटा रहने दो, 360 की जगह 360, 2 गुणा पाई की वैल्यू हो गई 22/7 की जगह 22/7, तो जगह कितनी दे रखी है, 14 गुणा 14। तो हमको पता चला 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 18 बार कट जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा फिर से काटना चाहे तो 2 एकम 2, यहाँ पे कितना बचेगा 90, 22 एकम 22, 22 एकम 22। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बचता है, 14/90। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो जैसे ही हमको पता है कि देखो थीटा ये 90 तो जाएगा ऊपर और 14 आ जाएगा नीचे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। 9 क्वेश्चन क्या रखा है, दो बिंदुओं 5,3 और -3,-2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो देखो 9th क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे सोल्व करने का ट्राई करते हैं कि हमको पता है कि दो बिंदु हो गए A और B। ठीक है, 5,3 यहाँ पे हो गया -3, हमने मान लिए P बिंदु है जिसके x अक्ष है, और x अक्ष हमको पता है, x अक्ष का जो निर्देशांक होते हैं उस पर x का तो मान लिया, x y निर्देशांक मान लिया 0। हमने देख लिया m1 और m2 अनुपात में उसको कितना विभाजित कर रहा है। हमको पता है p के निर्देशांक का सूत्र क्या हो जाएगा, p के निर्देशांक, तो हमको पता है इसका सूत्र क्या होता है, mx प्लस mx अपॉन में m1 प्लस m2, और ऐसे क्या हो जाएगा my प्लस my अपॉन m1 प्लस m2। और हमको पता है 12, 21, यहाँ पे ये सूत्र हो गया। अब p का निर्देशांक हमको पता लिख दिया हमने 0x,0। ठीक है, m1 की जगह लिख दिया हमने m1, और x2 कितना है हमारे पास में -3, प्लस m2 हमारे पास है m2 ही है, और x1 हमारे पास में कितना है, गुणा में 5 बटा m1 प्लस m2, कोमा m1 की जगह m1 और y2 हमारे पास है -2, प्लस m2 का हमको वैल्यू नहीं पता, m2 हो गया, और y1 हमारे पास में कितना है 3, तो m2 गुणा 3 m1 प्लस m2। हमको पता है x वाले ये वाला जो x है वो इसके बराबर होगा, और 0 किसके बराबर होगा, ये सारी चीज़ के। तो हम क्या कर लेंगे, 0 बराबर m1 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा -2 m1 और प्लस में 3 m2, m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमको पता है जैसे इसके बट्टे में एक मान लेते 0 के, तो एक दूसरे से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2m1 प्लस में 3m2 हो जाएगा, और माइनस का 2m1 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 2m1 बराबर में 3m2। अब देखो m1 m2 को भी तरफ भाग में भेजेंगे, 3 यहाँ पे पहले से था, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 3:2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है क्या, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, सबके आंसर निकालने का ट्राई मारते हैं। तो देखो 10th क्वेश्चन है हमारे पास में, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो कॉट 45 जो होता है इसके इक्वल होगा 1 के, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस, अब देखो पहले हमको देखना पड़ेगा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। cos 60 की वैल्यू होती है sin 30 के बराबर, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 0 30, यानी कि 0 1/2, और 1/2 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, प्लस
तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, है ना। साइन 60 0 30 45 60, ठीक है। 0 1 2 3, ये 3/4, 3/4 का अंडर करेंगे तो अंडर 3/2, तो अंडर 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4 1 का स्क्वायर 1, 4 गुणा 1 तो कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस माइनस से कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 3, ठीक है। अंडर 3 का स्क्वायर तो हो गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, या फिर इसको 3/4 में यहाँ पे कर दो, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 11th, उसको करते हैं सोल्व। देखो तो 11 क्वेश्चन करते हैं हमारे पास में। देखो यहाँ पे दे रखा है कि 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो हमने देख लिया यहाँ पे डायग्राम मैंने पहले बना दिया है। तो 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ठीक है, दीवार के शिखर तक पहुँचती है। मान लो दीवार इसके शिखर तक पहुँचती है, यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखो ये दीवार ये है और सीढ़ी ये है, दीवार के साथ ये वाला कोण कितना डिग्री बना रही है, 60 डिग्री बना रही है ये वाला कोण, ठीक है। तो दीवार की ऊंचाई याद कीजिए। अब देखो यहाँ पर ये वाला कोण तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। इसके सामने वाली ऊंचाई क्या हो जाएगी, कर्ण, ये तो हो गया हमारे पास में कर्ण हो गया, ठीक है। लेकिन आप इस कोण के हिसाब से देखें तो ये तो इसके लिए हो गया आधार, ये क्या हो गया इसके लिए लंब, ठीक है। हमसे दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि आधार पूछ रहा है, ठीक है। आधार और कर्ण में संबंध अगर हम देखें लाल बटा कटका से, आधार और कर्ण में संबंध होता है किसमें, कोस डिग्री, कोस वाले फॉर्मूले में। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमारे इसमें आधार तो कितना है नहीं पता, आधार की जगह इसमें ABC नाम देता हूँ, ABC। AB हमको नहीं पता, AB की जगह AB, और हमको कर्ण पता कितना है 12। अब कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो साइन 30 के बराबर होती है। 0 30 0 1 1/2, 1/4 और 1/4 का अंडर करेंगे तो 1/2, 1/2 इसका हो जाएगा बराबर AB/2। ये इससे मल्टीप्लाई करो इससे, तो AB 2AB इक्वल टू में 12 और AB इक्वल टू में क्या हो जाएगा 12/2, 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 6 मीटर। तो हमको पता चल गया उस दीवार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। 12वां क्वेश्चन दे रखा है, हमको डायग्राम बना के दे रखा है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है, सिद्ध कीजिए। AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो देखो इसको प्रूव कर लेते हैं फटाफट से। 12वां क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, डायग्राम को दे रखा है। देखो डायग्राम नहीं बना रहा, यहाँ पे दिया हुआ देख देता हूँ मैं। दिया है एक केंद्र O वाला एक वृत्त है, केंद्र O वाला एक वृत्त है, ठीक है। और इसके क्या बनाएगा, जिसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। या फिर आप सीधे सीधे एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो यहाँ पे हमको सिद्ध क्या करना है, आपको यहाँ पे AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ठीक है। अगर हम इसको पत्ती अब यहाँ पे कर लेते हैं, अगर पत्ती प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट करें तो हमको पता है ये क्या हो गया बाह्य बिंदु, और बाह्य बिंदु से जो कि स्पर्श रेखा खींची जाती है उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो AP बराबर होगा किसके, AS के, जिसको इक्वेशन नंबर देता हूँ 1, और इसके पीछे रीजन क्या हो जाएगा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें BP किसके बराबर हो जाएगा, BQ के। अब मेरे को ध्यान रखना है AP के साथ में BP आना चाहिए, यानी कि BP को इसके नीचे लिखूंगा और BQ को लिख दूंगा मैं ये जगह पे। इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसके पीछे भी क्या कारण हो जाएगा, यही सेम रीजन हो जाएगा। ऐसे ही देखो अब CQ के साथ BQ के साथ में क्या आना चाहिए, CQ। तो जैसे ही मैं CQ को तो यहाँ पे लिखूंगा और CR को लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे जो बाह्य बिंदु D है तो DR और DS भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन CR के चीज लिखूंगा DR और यहाँ पे लिख दूंगा मैं DS। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 3, उसको समीकरण नंबर दे दिया 4, उनके पीछे भी वही सेम रीजन आ जाएगा। उसका मुझे क्या करना है, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब देखो LHS साइड एक साइड जुड़ेंगे और RHS एक साइड, ठीक है। तो देखो AP प्लस BP
प्लस सी आर प्लस डी आर इजगल टू में ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, ए पी और बी पी, ए पी और बी पी बन के जुड़ गए तो क्या बच जाएगा, ए बी। सी आर और डी आर, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से सी आर और डी आर जुड़ेंगे क्या बन जाएगा, सी डी। अब तुम देखो अगर इसमें ध्यान दे ए एस और डी एस, ए एस और डी एस जुड़ के क्या बन जाएगा, ए डी। और ऐसे बी क्यू और सी क्यू जुड़ के क्या बन जाएगा, बी सी। ठीक है, और अगर हम ध्यान दें यही हमको यहाँ पे क्या करना था, प्रूफ करना था, इसके आगे कर देंगे हैंस प्रूफ। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 50 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो वृत्त के केंद्र द्वारा आंतरिक कोण थीटा हमको दे दिया यहाँ पे सारे क्वेश्चन के हिसाब से। अगर देखें 13 क्वेश्चन में तो हमको थीटा पता है कितना डिग्री है, 50 डिग्री। हमको चाप की लंबाई दे दी है, चाप की लंबाई और वो कितनी है, 5 पाई। हमको चाप की लंबाई का सूत्र पता है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर इजकल टू में 5 पाई हो गया। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 50 बटा 360 गुणा 2 22/7 गुणा ना पाई की वैल्यू पाई रहे, चलो लिख दिया तो लिख दिया, इजकल टू में 5 पाई की वैल्यू होगी 22/7। 22/7 से ये इक्वल टू में इस तरफ में कट जाएगा, 0 से ये 0 कटा। ठीक है, 5 से ये 5 कट गया, 2 से ये 18 कट गया। अभी इधर जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो आर इजकल टू कितना जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अब हमारा सी सेक्शन स्टार्ट होगी, इसमें अथवा के बाद में भी 2 क्वेश्चन होंगे और हमसे सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल याद कीजिए जिसका nवां पद। तो हमको यहाँ पे nवां पद दे दिया है और इसके बाद हमसे इसके 15 पदों का योग निकलवा रहा है। देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, वैसे तो सरल सा ही क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल। तो देखो 14 क्वेश्चन, तो हमको दे दिया ए एन इजकल टू में, ए एन हमको किसके इक्वल दे रखा है, 3 + 2n के। क्या दे रखा है, ए एन इजकल टू दे रखा है 3 + 2n, 3 + 2n। ठीक है, और हमको देखो पहले तो अब हम यहाँ पे n का वैल्यू रखते जाएंगे, n बराबर 1 रखने पर जिसे n बराबर 1 रखेंगे तो a1 मिल जाएगा हमको, 3 + 2 गुणा 1 यानी कि 5, a1 तो हो गया 5। ऐसे ही n बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर जैसे 2 रखेंगे a2 मिल जाएगा हमको, a2 कितना हो गया, 3 + 3 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, a2 आ गया हमारे पास में 7। अब देखो d बराबर में क्या होता है, a2 - a1, a2 - a1 जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 7 - 5 कितना बचा, 2। n का मान हमसे कह दिया कितने पदों तक चाहिए, 15, तो n का मान हमको चाहिए 15। n का मान जैसे हम 15 रखेंगे इसके अंदर तो हमको 15 पद भी बन जाएगा। तो a15 बराबर 3 + 2 गुणा 15, 15 दूनी 30, 30 और 3 33, तो a15 भी मिल गया। अब हमको एस एन बराबर हमको पता है n बटा 2 गुणा a प्लस ए एन बोल दे चाहे एल लिख दे, अंतिम पद जो होता है। n हमको पता है 15 बटा 2, a हमको पता है कितना है 5, हमने 15 पद भी निकाल लिया, वो कितना है 33। 15 बटा 2 गुणा 5 + 33 कितना जाएगा 38, 38 में गुण भाग देंगे तो कितना चल जाएगा 19 बार। 2 से 15 90, 135 का 5 हासिल गई 13, 15 और 3 18 और 28, तो 15 पदों का योग कितना जाएगा 285, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अथवाई के बाद वाला, और इसमें क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। ठीक है, इस अथवा वाले क्वेश्चन के बाद वाला करके किसी ने ट्राई किया हो तो जो कि इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। एपी में 60 पद है, यानी कि A60 हमको पता है और इसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है। ठीक है, तो हमको इसका प्रथम पद पता है, प्रथम पद बोलो तो A1 इजकल टू 7 पता है हमको, और हमको इसका अंतिम पद, और अंतिम पद इसमें 60 पद है तो इसका अंतिम पद यानी कि A60 हमको पता है कितना है 125। अब हमको पता है देखो A60 इसको हम क्या लिख सकते हैं, A + 59 D बराबर 125। अब A का मान हमको पता है 7,
प्लस 59D बराबर 125। अब 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 59D 125 माइनस 7, तो यहाँ पे है 59D बराबर 125 में से 107 घटाएंगे तो कितना बचेगा 118। तो D बराबर 118 बटा 59 कहाँ पे आ जाएगा भाग में, तो ये क्या कट जाएगा 2 बार, तो D का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमसे कह रहा है तो उसका 32वां पद ज्ञात करने कह रहा है। तो हमको देखो A भी पता है, A1 पता है, यानी ये भी पता है, और हमको D भी पता है। हमको A32 चाहिए। A32 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 31D। A कितना है 7, 31 गुणा 2, 7 प्लस 62 कितना हो जाएगा 62 और 7 69, 69 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा A32 हमको चाहिए यहाँ पे, तो ये इसका क्या आंसर जाएगा 69। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं 4,0 और 0,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ये 15 क्वेश्चन भी इजी सही है वैसे तो, खैर सिंपल सा इसको कर देते हैं अभी। तो हमने देख लिया कि एक रेखाखंड वही ए बी, इसको 4 बराबर भागों में, है ना, 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो इसके बीच में हमको 3 बिंदु लगाने पड़ेंगे, 1 2 3। तो ये कितने बराबर भागों में बढ़ जाएगा 1 2 और 3 और 4। तो सबके अनुपात क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे इसको ध्यान दे देते हैं P Q और ये R। ठीक है, अगर मैं Q के निर्देशांक अगर देखूं तो Q क्या आ रहा है ए बी का क्या है मध्य बिंदु, Q ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 2 अनुपात 2, यानी कि 1 अनुपात 1। तो Q क्या बन गया ए बी का मध्य बिंदु। तो Q के निर्देशांक तो क्या हो जाएगा x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। ए हमारे पास में क्या है 4, 0 और बी हमारे पास में क्या है 0, -8। तो 4 + 0 तो 4, उस 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 0 -8 तो -8, -8 में 2 का भाग देंगे तो -4। तो क्योंकि निर्देशांक तो कितने आ गए हैं 2, -4। ठीक है, और अगर इसी तरीके से अगर हम ध्यान दें इस पे अगर ध्यान दें तो ए पी का मध्य बिंदु क्या हो गया ए क्यू का मध्य बिंदु हो गया P, और P के मध्य बिंदु को निर्देशांक में क्या हो जाएगा दोनों जुड़ेंगे। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 3। ऐसे 0, -4 तो -4 और -4 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा -2। P के निर्देशांक कितने देंगे 3, -2। और ऐसे ही Q और B के बीच में क्या आ रहा है R, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे 2 + 0 कितना हो जाएगा 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो बचेगा 1, -4 और -8 जुड़ कर जाएंगे -12, और -12 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा -6। तो आर का निशान क्या जाएगा 1, -6। इस तरीके से आप निकाल लेना इसको डिटेल से। इसके बाद में हम क्या दे रखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, तो देखो इसका अथवा के बाद वाला है एक वृत्त हमको दे रखा है। ठीक है, एक वृत्त है जिसका व्यास हमको दे दिया ये। ठीक है, हम तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास व्यास हो गया ये। बी का निर्देशांक हमको देखो जिसका बी का निर्देशांक तो हो गया 1, 4, और हमको पता है जो व्यास के बीचों बीच में क्या आता है केंद्र आता है। ठीक है, और ओ जिसको हम ओ मान लेते हैं केंद्र, और उसका निर्देशांक कितना दे रखा है 2, -3। और हमको किसका निर्देशांक पूछ रहा है ए का निर्देशांक पूछ रहा है। अब हमको पता है ये इसका मध्य बिंदु होता है ए बी का, तो ये 1 अनुपात 1 में होगा। तो हमको पता है ओ के जो निर्देशांक होंगे वो किस सूत्र से निकलेंगे x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2 से निकाला जाएगा। और ओ के निर्देशांक हमको ऑलरेडी पता है वो कितना है 2, -3। अब हमको ए के निर्देशांक नहीं पता है तो इसको मान लेते हैं x1 और y1। तो x1 की जगह तो x1 लिख देते हैं, प्लस x2 क्या है हमारे पास में 1 बटा 2, y1 की जगह y1 ले लेते हैं, और y2 कितना है 4 बटा 2। तो यानी चीज़ किसके बराबर होगी इसके, तो 2 बराबर में हो गया x1 + 1/2। इसके अपॉन में क्या मान ले तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4,
बराबर x1 प्लस 1, अभी एक इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x1 बराबर कितना आ गया 3। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर होगा y1 प्लस 4/2 के, इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y1 प्लस 4 बराबर 3 दूनी 6 और माइनस का 6, ये दो लगे माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। तो एक निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3, माइनस का 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, सिद्ध कीजिए दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श रेखा पर समद्विभाजित होती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो देखो 16 क्वेश्चन जो है हमारे पास में, तो हमको यहाँ पे सकेंद्रीय वृत्त बनाने पड़ेंगे, दो वृत्त बनाएंगे जो कि केंद्र एक ही हो। ठीक है, तो हमने बना दिया इस तरीके से इसको। तो यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए दो सकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। तो बड़े वृत्त की जो जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है वो ये हो गया। ठीक है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, तो हमको सिद्ध करना है, यानी कि स्पर्श बिंदु M मान लो और इसको मान लो AB, तो हमको सिद्ध करना है AM बराबर MB, और ये क्या हो गया केंद्र O। ठीक है, अगर आप छोटे वृत्त के हिसाब से देखें तो छोटे वृत्त के हिसाब से ये क्या होगा स्पर्श रेखा, और इस पर ये जो रेखा हो गई ये केंद्र हो गया, वो त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर क्या डालती है, लंब डालती है, और इनको अगर मैं मिला दूँ आपस में AO को और OB को, तो इन दोनों त्रिभुजों को मैं कैसे सिद्ध कर लूँ, सर्वांग सिद्ध कर लूँ। तो सर्वांग त्रिभुजों संगत भाग बराबर होते हैं, तो AM बराबर क्या हो जाएगा BM हो जाएगा। तो इसमें देखो दिया हुआ लिख देता हूँ, दिया है केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त है जिसमें AB बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में क्या जाएगा, सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है क्या AM बराबर MB। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इसमें रचना कर दी है क्या, एक तो OM को मिला दिया, AO को मिला दिया, और OB को मिलाने पर। ठीक है, तो हमारे पास में अब इसकी कर लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास में दो त्रिभुज है, त्रिभुज AMB व त्रिभुज AMB गलत लिख दिया, AMO लिखना है, AMO और BMO में। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों में OM इसमें भी आ रहा है, OM इसमें भी आ रहा है, ये तो क्या हो गई उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ठीक है, ये तो हो गई उभयनिष्ठ भुजा। OA बराबर में OB, ये क्या हो गए, दोनों बराबर है क्योंकि क्या है बड़े वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और हमको पता है कोण OMA बराबर है कोण OMB के, और दोनों किसके बराबर है 90 डिग्री के, और इसके पीछे क्या एंगल लिख देंगे, त्रिज्या लंबवत होती है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर। ठीक है, अगर ये इस पर लंबवत होती है इसलिए त्रिभुज AMO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BMO के, किस नियम से, RHS नियम से। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो AM बराबर में क्या हो जाएगा MB बाय CP/CT। यही हमको यहाँ पे क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका 16 क्वेश्चन का। अथवा के बाद वाला भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अथवा के बाद में क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु के से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो इसको मैं सिंपल सा वैसे ही बता देता हूँ आपको। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, वापस से हमको एक वृत्त बनाना पड़ेगा। 16 क्वेश्चन ये भी एक वृत्त, ठीक है, एक बाह्य बिंदु ले लेते हैं ये, और इससे दो स्पर्श रेखा बना लेते हैं ये और एक ऐसे। ठीक है, और हमको सिद्ध करना है कि
ए बी लिख देता हूँ इसको मैं, बस यहाँ पे मान लेते हैं इसका केंद्र। और हमको सिद्ध करना है कि ए बी बराबर में क्या होना चाहिए, पी बी बराबर में क्या होना चाहिए, पी बी बराबर होना चाहिए पी ए के, या फिर पी ए बराबर पी बी। ठीक है, क्योंकि बाई बिंदु से किसी जगह स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है, तो पी ए को पी ए बी के बराबर हमको यहाँ पे करना है। और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, ओ ए को भी मिला दूंगा, तो हमारे पास 2 त्रिभुज बन जाएंगे वापस से। ठीक है, और हमको पता है ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, क्योंकि त्रिज्या जो होती है उस स्पर्शरेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो इसको करेंगे कैसे, वापस से 2 त्रिभुज ले लेंगे। 2 त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है वृत्त की, ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। और ये कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। वही त्रिज्या जो होती है लंबवत होती है स्पर्शरेखा के स्पर्श बिंदु पर। आदित्य से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम होने के बाद में हम कह देंगे इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, संगत भाग बराबर होते हैं, तो पी ए बराबर हो जाएगा पी बी के। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ए बी सिद्ध हो जाएगा, सेम टू सेम उसी तरीके से जिसको अभी ऊपर वाला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन पर अगर ध्यान दें, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है हमको यहाँ पे 17वें क्वेश्चन में। तो एक्स और एफ हमको दे रखा है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे क्या हो गया, 11। और यहाँ पे एफ कितना दे रखा है इनका, 5, 8, 9, 12, 6 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा एक्स आई एफ आई, या फिर एक्स एफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम करते हैं 55 25, 8 48, 7 63, 12 8 96, 9 54, 10 × 6 कितना हो गया 60, 11 चौक 44। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं तो 5 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30 का 0 हासिल गई 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 9 हो गया हमारे पास में 24, 24 और 5 29, 29 और 6 हो गए 35, 35 और 4 हो गया 39। ठीक है, ये तो आ गया 390। इनको भी जोड़ देते हैं, 8 और 5 13, 9 8 और 5 13। ठीक है, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, 22 और 2 तो हो गया 24, 24 और 10 हो गया 34, 34 और 6 हो गया 40, 40 और 10 कितना हो गया 50। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। माध्य होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकल के आ रहा है 390 बटा 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, तो फिर देखेंगे 7 पंजे 35, बचेगा 4 बॉन्ड लगेगा और 8 जाएगा 40। ठीक है, तो 7.8 इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, इसी के अंदर अगर हम ध्यान दें, इसमें हमसे पूछ रहा है पी का मान ज्ञात करो, इसका माध्य हमको 7 पहले से ही दे दिया है। तो देखो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं एक बार। देखो इसकी भी टेबल को वापस बनाना पड़ेगा हमको एक बार, इसकी टेबल बना लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या है, एक्स और एफ। ठीक है, एक्स और एफ। एक्स सबको दे रखा है 2, 5, पी 9 10, और एफ के मान क्या क्या दे रखे हैं हमको, 1 5 4 7 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एफ आई एक्स आई। तो 2 एकम 2 पच्चम 25, 9 गुणा पी 4 गुणा पी क्या हो जाएगा 4p, 17 63, 10 30। ठीक है, तो हमको इसका योग करना पड़ेगा, 5 और 1 6। ठीक है, 6 और 4 10, 10 और 10 20। इसको जोड़ देते हैं, 25 और 2 27, 27 और 3 हो गए 30,
है ना, 30 और 60 हो गया हमारे पास में 90 और 30 हो गया 120, प्लस में क्या आ जाएगा 4p। हमको पता है माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। माध्य हमको इसके अंदर पहले से दे रखा है, वो कितना दे रखा है हमको 7, ठीक है। तो 7 बराबर ये कितना आ गया हमारा सिग्मा fi xi हमने जोड़ के निकाल लिया 120 प्लस 4p बटा 20, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 120 प्लस 4p बराबर 7 दूनी 14 यानी कि 140। तो 4p बराबर 140 माइनस 120, 4p बराबर में क्या बचा 20, 4 कहाँ चल जाएगा भाग में, ठीक है। तो भाग में आने के बाद में यहाँ पे क्या बचेगा, p बराबर 20 बटा 40, तो p का मान कितना जाएगा 5। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लास्ट बड़े क्वेश्चन मस्त हैं जो फटाफट से 18, 19, 20 और उनको कर लेते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर तो हमको दे रखा है 180, ठीक है। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन के हिसाब से, जो लैंग्वेज के हिसाब से जो हमारी समीकरण बनती है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले मान लेते हैं 18 क्वेश्चन में, माना पहली संख्या तो क्या मान ली हमने x मान ली, माना दूसरी संख्या क्या मान ली है हमने y, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो समीकरण बनवा रहे हैं। यहाँ पे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो मान लिया बड़ा वर्ग ये है और छोटा वर्ग ये है, तो दो संख्याओं के वर्गों, गलत लिख दिया, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर तो कितना हो गया 180 डिग्री। ये तो समीकरण नंबर वो 180 हो गया, ये तो समीकरण हो गई 1। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमने यहाँ पे y को माना है क्योंकि यहाँ पे इस पर, तो छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बराबर है किसके, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या जो x है उसका क्या कितना गुना है 8 गुना है, ठीक है। और y स्क्वायर हमारे पास में अगर इधर देखो y स्क्वायर बराबर 8x है, ठीक है। इस y स्क्वायर बराबर 8x की वैल्यू किसमें पुट करते हैं, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो जैसे हमने समीकरण 1 में इसको मान रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस बराबर में 180 डिग्री, ये इस तरफ जाके किसको जाएगा माइनस का, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0, ठीक है। अब हमको बता दो गुणा मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 180, ऐड ये सब करने पर आना चाहिए 8। अब देखो या तो आप इसको स्प्लिट टर्म मेथड यानी कि बीच वाला जो खंड है उसको तोड़ कर लो, या फिर श्वेताचार्य सूत्र लगा दो, ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे। तो देखो यहाँ पे मैं श्वेताचार्य सूत्र लगा देता हूँ, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या जाएगा 2a। यहाँ पे b की माइनस b, माइनस और माइनस प्लस में क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस a 4 गुणा a कितना है कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में तो 1 और c का मान कितना है माइनस का 180, ठीक है। बट्टे में क्या है 2 गुणा 1 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18 18 36 28 24 28 72 720 बटा 2। तो 8 प्लस माइनस 820 में 4 720 में 64 रोज जोड़ेंगे तो 4 8 और 7 784 हो गया बटा 2। और 784 किसका अंडर रूट होता है 576 625, है ना। 625 के बाद में हमारे पास में हो जाएगा 784 जो है लास्ट में 4 है, यानी कि 28 का हो सकता है। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं तो ये 28 का ही होगा यहाँ तक, है ना। तो हमारे पास में आ गया 8 प्लस माइनस 28 बटा 2। तो x का मान एक तो आ गया 8 प्लस 28 बटा 2 और एक क्या आ गया 8 माइनस 28 बटा 2। तो यहाँ पे 8 और 28 कितना हो जाएगा 36 बटा 2। 36 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 18। यहाँ पे माइनस का आंसर आएगा जो कि हमको लेना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें x का मान तो कितना आ गया 18। तो y स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18, ठीक है। अब हमको पता है 8 जो होता है वो किसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 18 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 3 गुणा 3। और जैसे ही इसका जब x के ऊपर अंडर रूट लगेगा तो इन 2 में से 1 2 बाहर जाएगा, इन 2 में से 1 2 बाहर जाएगा और इन 3 में से 1 3 बाहर जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4
4 तिया 12, तो y का मान कितना जाएगा 12 और x का मान कितना जाएगा 18। इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, 2 क्रमागत धन पूर्णांक होने चाहिए। तो देखो माना पहला धन पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरा धन पूर्णांक जो होगा वो क्या हो जाएगा x+1। जैसे कि भैया 1 और 2 धनात्मक धन पूर्णांक है, तो 2 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो अगला वाला 1 जोड़ने पर ही निकल जाता है। तो ये धन पूर्णांक हो गए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। ठीक है, यानी कि x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इस गल्टू में किसके बराबर होगा 365 के बराबर होगा। इसको फटाफट सोल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर हो गया x² प्लस x² प्लस कितना जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2x बराबर 365 और x² प्लस x² तो हो जाएगा 2x² प्लस 2x। अब एक 365 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 365 माइनस में से 1 घटेगा, तो इसमें से क्या बचेगा माइनस का 364 बराबर 0। इन सब में 2 का भाग जा रहा है, तो x² प्लस x माइनस 1 8 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसके बाद में वापस से यहाँ पे हम श्रेणीधारा के सूत्र का इस्तेमाल करके क्या निकाल लें, x का मान निकाल लें। x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a। तो माइनस का क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4x² के हम मल्टीपल है 1 और उसका c कितना है माइनस का 182 बटे में 2 गुणा 1। तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 8 चौक 32 का 2 हासिल गई 3 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 ना 4 एकम 4 और 3 और था ना 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, बट्टे में आ जाएगा 2। तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 729 बटा 2। ठीक है, और 729 किसका हो जाएगा 27 का हो जाएगा और 27 के यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 27 बटा 2। यहाँ पे x का मान तो 1 प्लस 27 बटा 2 हो जाएगा और एक x का मान हो जाएगा 1 माइनस का 1 सॉरी। ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 27 बटा 2। ये माइनस माइनस वाला तो होएगा ही नहीं, तो यहाँ पे बचेगा 26 बटा 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 13। यानी कि पहली संख्या तो कितनी होगी 13 और दूसरी कितनी होगी 14। तो क्या होंगे 13 और 14 संख्या होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19, जहाँ पे इसको हमको सिद्ध कर लेना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हमको क्या दे रखा है यहाँ पे LHS लिख रहा हूँ मैं सीधे सीधे यहाँ पे। ठीक है, सिद्ध करते समय हमको क्या कर लेना है, ऐसे तो दोनों लिख के फिर करना है, तो मैं यहाँ पे सीधे एक बार तो LHS लिख देता हूँ। ठीक है, LHS लेने पर ठीक है, LHS जैसे ही मैं यहाँ पे लूँगा तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। और हमको किसी ने बोला था कि हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं लेकिन साइन को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा और एक एलसीएम क्या जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे क्या जाएगा ये मल्टीप्लाई होके 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा से ये साइन थीटा तो प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बटा, अब ये a माइनस बी और a प्लस बी का होल a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और हमको एक बात पता है 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा और 2 × 1/कोस स्क्वायर थीटा और 2 × 1/कोस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा जो कि हो गया RHS के बराबर। तो यही हमको क्या करना था यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इसमें जो सिद्ध करने वाला है और वो है इसमें भी LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर ठीक है, यहाँ पे हमको दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें देखो
नहीं तो यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे tan थीटा दे रखा है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, बाकी और किसी को साइन और कोस को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, कोस थीटा कॉमन आ रहा है। कोस थीटा कॉमन जैसे ही लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और कोस थीटा यहाँ से कॉमन चले गया तो यहाँ पे क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा, इंटू में क्या आ गया, साइन थीटा। अब तुम अगर ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, एक, और एक को कोस से गुणा करूँगा तो क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस यहाँ पे साइन इंटू साइन तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या बचा, कोस थीटा। ठीक है, अब हमको पता है यहाँ पे एलसीएम कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, तो कोस थीटा इसका क्या आया, एलसीएम आया, तो कोस थीटा एलसीएम आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसका बराबर होगा, एक के, एक बटा कोस थीटा, और को 1 कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, ये किसके बराबर हो गया, RHS। यही हमको क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था। देखो सेक थीटा बराबर आ गया। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो इसको एक दो बार रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, तो इस लास्ट क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं। और यहाँ पे आपका इसमें 12 बार का बंटन का हमको क्या करना है, माध्यक। ठीक है, माध्यक याद करना है तो इसको एक बार मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ। एक बार वर्ग हमको दे रखा है, लिख लेते हैं एक बार। और यहाँ पे हमको दे रखी है 12 बार, तो इसको ऐसे लिख देंगे, 7 से 17, 17 से 27, 27 से 37, 37 से 47, 47 से 57, 57 से 67। ठीक है, एफ हमको दे रखा है 22, 18, 20, 12, 15 और 13। तो हमको पता जब भी हमको माध्यक निकालना होता है तो हमको यहाँ पे CF निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 22 का तो 22 आ जाएगा, 22 और 8 30, और 30 और 10 40, 40 और 20 60। ठीक है, 60, 70, 72, 72 और 5 77, 77 और 10 87, 87 और 3 90, 90 और 10 100। ठीक है, तो हमको पता चल गया इस बारंबार था एफ का मान भी कितना आएगा, 100। तो हमको माध्यक का सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। ठीक है, अब हमको n/2 निकालना पड़ेगा। n/2 मतलब 100/2, 100/2 कितना आया, 50। 50 से जस्ट बड़ा नंबर ये हो गया। तो यहाँ पे L का मान तो कितना हो गया, इसके हिसाब से देखें 60 के हिसाब से तो हो गया 27। CF जो होता है वो ऊपर वाले ले जाएगा, तो CF इसमें हो गया कितना, 40। ठीक है, और इसका जो F है वो कितना हो गया, 20। और यहाँ पे बचता है अब हमारे पास में H जो है वर्ग अंतराल, तो इसमें कितने का अंतराल है, 10 का। ठीक है, तो L कितना दे रखा है, 27 प्लस n/2 आ गया 50 माइनस 40 बटा 20 गुणा 10। देखो 10 से ये 0 कट जाएगा, तो 27 प्लस 50 में से कटेगा तो कितना बचेगा, 10, 40 घटेगा तो बटा 2, तो कितना जाएगा, 27 प्लस 5, 27 और 5 कितना जाएगा, 32। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल इसका क्वेश्चन, जिसमें हमको निकालना है इसका क्या, बहुलक। बहुलक निकालना है तो वर्ग 2 से 11, 11 से 20, 20 से 29, 29 से 38, 38 से हो गया 47। और इसके बाद में हमको दे रखा है इसकी क्या बारंबारता, यानी कि F। तो F हमको दे रखा है कितना, 15, 16, 17, 12 और 11। जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है उसको F0 F1 मानते हैं, इसके ऊपर वाले को F0 और इसके नीचे वाले को F2। ठीक है, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखो F1 वाले के सामने वाले को L मानते हैं, तो L तो हो गया यहाँ पे कितना, 20 प्लस F1 कितना हो गया, 17 माइनस F0 कितना हो गया, 16 बटा 17 गुणा 2 माइनस F0 हो गया कितना, 16 माइनस F2 हो गया यहाँ पे 12। और H निकालने के लिए घटाना पड़ेगा, 29 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। तो 20
प्लस 17 में से 16 घटा तो बचा 1, 34, 17 दूनी 34, ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और ये 2 28, गुणा में कितना है 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 20 प्लस 1 बटा, तो यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे बचेगा 6 गुणा 9, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 2 एकम 2 और ये 1.5, तो 20 में 1.5 जोड़ेंगे तो 21.5 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे हमने सारे क्वेश्चन बड़े डिटेल से कर लिए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, और कृपया करके अगर आपकी इच्छा करें तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।